ठीक है, यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस जो होता है, पहले लिख लो बेटा क्या होता है कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी, कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या आगे हम जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में, तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स जो है हमारे को स्टडी करने में आते हैं। एक तो रेजिस्टेंस, जो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, जैसे कि अरे बड़ा सिंपल से एग्जांपल समझ लो यार, जैसे कि सपोज करो तुम किसी प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए हो और तुम्हारे ऊपर हमने ऐसे सिल्क की चादर वदर ऐसे कई बार रब कर दी, तुम चार्ज हो गए हो, लेकिन तुम चार्ज को स्टोर करके बैठे हुए हो। अब जैसे ही कोई दूसरा आदमी जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, अर्थिंग है, वो तुमको हाथ लगाएगा, एकदम से उसको शॉक लगेगा, तो ये क्या हुआ, तुमने चार्ज स्टोर करके रखा हुआ था। जैसे ही सर्किट प्रोवाइड किया वो चार्ज फ्लो कर गया, एंड जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमें क्या देगा, करंट। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक मेटालिक, इस पे चार्ज आएगा, वो चार्ज तो तू स्टोर करेगा ना उसके अंदर, तभी तो आएगा। जैसे ये एक कंडक्टर है, उसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, सही है, इंसुलेटिंग स्टैंड कह लो कोई भी। अब तुमने इस मेटालिक स्फीयर को चार्ज कर दिया, कैसे चार्ज करोगे, रबिंग करो या कोई दूसरा चार्ज बॉडी लेकर के आके उसको चार्ज कर दो, कैसे भी करो। हाँ, अनचार्ज नहीं, ये अनचार्ज बॉडी थी, इसके ऊपर चार्ज लेके आया मैंने इसको किसी चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया, कैसे भी नहीं 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 नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि तुम एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो, हमने सिल्क की चादर से रब किया, तभी तो तुम पे चार्ज आया। तो चार्ज, वो रबिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे से स्ट्रिप ऑफ हो गए या दे दिया, जो भी हुआ। ठीक है, सिमिलरली एक मेटालिक स्फीयर है या कोई भी मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो करेगा ना, वो अटका के नहीं रखेगा। उसको मैंने रब चार्ज किया था और उसके साथ मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया और ये स्विच अभी ओपन है, क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा बल्ब ग्लो करेगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, और क्या होगा, चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो हमने एक तरह से इस पे चार्ज स्टोर किया हुआ था। सिमिलरली एक चीज और देखो, सपोज करो मैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेता हूं ऐसे, इनके बीच में गैप है, ठीक है, काफी पास पास रखी हुई है और गैप है, और मैंने इनको सेल से कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, और ये स्विच, सही है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं है। लेकिन होगा क्या, जैसे आप ऑन करोगे तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज करो, उसकी वजह से इंड्यूस होके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ चला गया। फिर दूसरा आएगा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो पहला वहां से पहला इलेक्ट्रॉन वहां पे बैठा पहले से, वो उसको थोड़ा सा अपोज करेगा, बट स्टिल इट विल कम एंड अगेन अ पॉजिटिव विल डेवलप हियर। अगेन थर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे जाते हैं बट हम एक चीज को समझने के लिए कर, थर्ड गया तो ये आ गया, फिर फोर्थ गया यहाँ आ गया, फिफ्थ गया यहाँ आ गया, सिक्स गया यहाँ आ गया। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो जो वहां पहले से बैठे हुए वो उसको अपोज करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्रक्रिया या ये एक्टिविटी कब तक चलेगी, जब तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही नहीं हो जाता जितना तुमने यहाँ से लगा रखा है। समझ में आ गई बात। सपोज तुमने 5 वोल्ट का सेल लगाया था, सो मत, ठीक है, इतना बोर कर रहा हूँ क्या मैं, अरे इतना मजेदार तो है, देख एंथुसियाज्म, 5 वोल्ट ये भी 5 वोल्ट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, जितना वोल्ट आपने यहाँ पे लगा रखा है उतना ही डिफरेंस जैसे ही वहां पे डेवलप होगा, अब और चार्ज नहीं आएगा, तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर फिल हो गया, चार्ज कंप्लीट हो गया उसके ऊपर। ठीक है, अब 10 वोल्ट लगा दो और ले लेगा, 50 वोल्ट और, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर हद से ज्यादा तुमने इस पे कर दिया तो फिर वो चार्ज लीक करना शुरू कर देगा डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग्स, और वो कितना चार्ज सस्टेन कर सकता है मीडियम, उसको हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की कोई भी। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। मीडियम जो आसपास होगा वो चार्ज लीक करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर जो है वो फ्लो करना है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंसुलेटर का सॉरी। तो एयर का इंसुलेटर है क्या, तो फिर लाइटनिंग में करंट कैसे फ्लो कर जाता है एयर के थ्रू,
अगर एयर इंसुलेटर है तो लाइटनिंग के टाइम पे एयर के थ्रू करंट का पाथ दिखता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कंडक्ट कर गया एयर? अरे नहीं यार, हाँ बेटा द पॉइंट इज इट इज एन इंसुलेटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब तुम इतना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। जो आवाज आती है वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की होती है, और उसका जो रैंडम पाथ होता है वो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। ठीक है, इंसुलेटर मतलब जनरली वो इंसुलेटर है, पर ये थोड़ी ना, अभी जैसे मैं आपको ये फोन बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल का मतलब आप उसको फर्स्ट फ्लोर से फेंक दोगे, थर्ड फ्लोर से फेंक दोगे, ऐसे पटक दोगे तो नहीं टूटेगा। अब तू उसको ट्रेन के नीचे लिटा के बोलेगा सर ये तो टूट गया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई यार। ट्रेन के नीचे लिटा के तोड़ रहे हो। सिमिलरली बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आके वो भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो तो तुमने उसको ही आयोनाइज कर दिया, उसका ब्रेक डाउन हो गया। समझ में आ गई बात? कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पेपर फ्लेक्सिबल है, देखो फाड़ के बोलता हूँ देखो फ्लेक्सिबल है, कितना खींच सकता है उसको, वो तो तुमने उसको ब्रेक कर दिया ना फिर। पे चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लो। अब अगर मैं इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? जैसे यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? अब स्विच ऑन करते ही ये माइनस यहाँ से होता हुआ प्लस की तरफ भागेगा, यानी करंट जो है यहाँ से उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ऑन करोगे बल्ब फुल ब्राइटनेस पे होगा और धीरे धीरे स्लो डाउन होता 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 खत्म। यानी कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये वायर है ना तो सारी स्विच है, स्विच स्विच स्विच। ये प्लेट्स है ना, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है मेटल की, सही है। अरे इन्होंने चार्ज स्टोर किया हुआ था ना, अब तूने उसको निकलने का रास्ता दिया है तो निकल जाएगा उसमें से। अरे जैसे एक स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग है कहीं पे सिस्टम है, तुमने उसको ऐसे खींच के रखा हुआ है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, छोड़ते क्या होगा वो रिलीज कर देगा एनर्जी को। तो इसने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट स्टोर किया हुआ था, जैसे ही तुमने छोड़ा उसने वो करंट रिलीज कर दिया, और कुछ देर बाद बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि वो चार्ज को स्टोर करता है, और बाद में जब उसको हम पाथ दे देंगे कंडक्ट करने का तो वो फिर से अपना डिस्चार्ज कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो जब तक उसमें से निकालोगे ना तो स्टोर पड़ा रहेगा, जाएगा कहाँ वो? बताओ बताओ तो सही, जाएगा कहाँ? आपने घर पे करके एक्सपेरिमेंट देखा नहीं? वो आजकल वीडियो में भी आता है यार, चेयर पे बैठे ऐसे चद्दर से उसको रब करो और वो गैस ऑन करके जैसे इस पे टिक करो तो जल जाती है, और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप। इनफैक्ट जो इसके ऊपर होता है, मैंने आपको बताया भी था, एक बार हम कहीं गए था घूमने, तो वहाँ पे उन्होंने वो आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई थी छत पे। ठीक है, आप एक एंड से दूसरे एंड चल के जाओ विदाउट स्लीपर्स और टच करो जैसे ही ग्रिल को, एवरी टाइम यू विल गेट अ शॉक। तो चार्ज बॉडी पे स्टोर हो जा रहा है, उसको निकलने का रास्ता मिलेगा तो फ्लो कर जाएगा। अर्थिंग होते आपको शॉक लग जाएगा। हाँ, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है ना रब से। अब जैसे तुम कॉटन की क्लॉथ से उसको रब करोगे तो शायद वो चार्ज नहीं डेवलप करेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं एक सर्किट बताता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट यू विल ऑब्जर्व। हाँ कोई बात नहीं, वो तो मैं अभी जैसे एक और सीन देख लो, ये है यहाँ पे एक स्विच है, इसको मैं S1 नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया मैंने, इसको नाम दे दिया B1। सही है, बीच में यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है मैंने आपको बता दिया, जो चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, और ये बेसिक डिजाइन इसका ऐसा ही होता है कि हम चार्ज स्टोर करवा सके। और यहाँ पे दूसरा स्विच है S2, और यहाँ पे एक बल्ब है, इसका नाम है B2। अब इनिशियली क्या है, S2 जो है वो ओपन है, S2 को ओपन छोड़ा हुआ है मैंने, S2 को ओपन छोड़ा हुआ है और S1 को क्लोज करता हूं, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे बोलो? अगर S1 को मैं ऑन करता हूं और S2 ऑफ ही है तो क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? कितनी देर के लिए? जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। तो जैसे ही हम S1 को ऑन करेंगे तो क्या होगा, द बल्ब B1 विल अचीव इट्स फुल ब्राइटनेस एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर अ व्हाइल इट विल कम टू अ स्टॉप। ठीक है, मतलब ग्लो करना बंद हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना बंद हो गया। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता। बात समझ में आई? उसके बाद कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, और करंट आ ही नहीं रहा। नहीं, अभी तो शुरू में वही तो बताया था,
अब और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे तो चार्ज हो गया वो। अब इस पे चार्ज अटका हुआ है, इसमें चार्ज अटका हुआ है इस तरह से, आप कह सकते हो प्लस 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 माइनस 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 अटका हुआ है, ठीक है। इधर से तो जा नहीं सकता, इंसुलेटिंग है। अब क्या होगा, इसको तुम ऑफ कर दो और अब इसको ऑन करो, अब क्या होगा, अब वो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा, बल्ब B2 ग्लो करेगा थोड़ी देर के लिए। जैसे कैपेसिटर पूरा खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ गई बात समझ में, क्लियर है। अरे जब तुमने अब इसको तो ऑफ कर दिया ना, अब इससे तो कोई लेना देना नहीं है, सर्किट बन गया ये। अब इसको जैसे ऑन करोगे तो क्या होगा, ये टेम्परेरी सेल की तरह है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई तो दे नहीं पाएगा, बल्ब B2 चलेगा कब तक, जब तक ये खाली नहीं हो जाता। और ये जो खाली होने का टाइम और ये टाइम है, ये कुछ होता है कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स या कुछ सर्टेन 0.1 0.2 सेकेंड या 1 सेकेंड, इट विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। और प्लस में हम बल्ब कितना ज्यादा वैल्यू लेता है, या वो ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो तुमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया, बल्ब हल्का सा जला और खत्म हो गया। उसका रीजन क्या रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कैपेसिटर की जितना चार्ज स्टोर किया हुआ वही ऐसा बहुत ज्यादा करंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। कंडक्टर के पास जा रहा था मतलब, हाँ अरे हो, करंट तो थ्रू आउट सेम ही रहता ना, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक तो जाएगा करंट। अरे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो गया, यही तो मिसकंसेप्शन होती है। करंट जितना निकलता है उतना ही वापस जाता है, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट निकलता है। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से ज्यादा निकल पड़ा, रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा मिल गया तो धीरे धीरे कम हो गया। मैं यही बोल रहा हूँ मिसकंसेप्शन। करंट मैं बल्ब को यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, पूरे सर्किट में कहीं भी लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ब थोड़ी चार्ज होता है, बल्ब तो ग्लो करेगा जब तक सप्लाई चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां तक जाएगा तो इसके थ्रू होके तो जाएगा। हाँ, फर्क ये है कि बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस की वजह से इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम बढ़ जाएगा। अगर तुम बल्ब हटा देते हो तो हो सकता है कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, क्योंकि करंट तो, अरे तू समझे नहीं, फिर उसको फिल करने के लिए करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी तो घट जाएगा, फिर तो उसका चार्ज होने का टाइम बढ़ जाएगा। क्या ठीक है, क्लियर है, नोट करो इसको। अब लिखो बेटा, आगे हम करेंगे अब, ठीक है। इसको रब कर दूं, लिखो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, वो लिख ही लिया था हमने। तो बेसिकली क्या आप देख रहे हो, वी नो दैट, मैं लिख रहा हूं आगे, वी नो दैट चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या ऐसे कहो कि किसी भी बॉडी को जब चार्ज दोगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या जिसके भी थ्रू आप उसको चार्ज कर रहे हो। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ध्यान रहे Q जो है वो चार्ज स्टोर्ड है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q अपॉन V क्या हो गया, कांस्टेंट, सही है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं Q अपॉन V इक्वल्स टू इज अ स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ की तरह ही है ये भी काफी हद तक। तो Q कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कैपेसिटेंस, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सही है। और उसको हम C से डिनोट करते हैं। तो Q बाई V क्या आ गया बेटा, C, या फिर Q हो गया CV। अब ये कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, क्या ज्यादा चार्ज देने पे ज्यादा कैपेसिटी होगी या कम चार्ज देने पे कम कैपेसिटी होगी, नहीं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। जिस मटेरियल पे आप चार्ज, जैसे यार 10th में पढ़ा नहीं था तुमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, वो उसकी प्रॉपर्टी है ना सिस्टम की, उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कितने चार्ज पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मटेरियल डिसाइड करेगा, कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा, लेकिन कैपेसिटेंस कितना है वो डिपेंड करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर।
सही है। हम नेक्स्ट डेरिवेशन वही करेंगे कि एक कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये रब कर दूं, लिखो लिखो। पहले सिंपल सिंपल 2-3 छोटी छोटी डेरिवेशन बताऊंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? रब कर दूं, ये लो भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, खाली ये समझ लो बेटा, नोट्स में दे दूंगा इसके प्रॉपर डेरिवेशन लिखी हुई, पहले समझ लो। सपोज करो 2 मेटालिक प्लेट्स हैं, इसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसमें माइनस क्यू है। सही है, 2 मेटालिक प्लेट्स हैं। ठीक है, प्रॉपर लिखी हुई डेरिवेशन में दे दूंगा। वैसे भी ना यार उस पर टाइम खर्च करने का कोई फायदा नहीं ज्यादा लिखने में, और वैसे भी अब हमारा पेपर यार कॉम्पिटिटिव और उस तरह का ज्यादा आता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। डेरिवेशन तो याद हो ही जाएगी, और मेन तो मैं बता रहा हूँ, मैं वो कंसिडर लिखने में टाइम नहीं खराब करना ज्यादा। 2 प्लेट्स ले ली मैंने, एक पे चार्ज क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। हाउ यू कैन अचीव दिस, वो कुछ भी हो सकता है। एक को क्यू दे दो, उसको अर्थ कर दो, तो उसमें माइनस क्यू अपने आप आ जाएगा, जो मर्जी करो। सिमिलर तो किसी तरह मैंने इनको कर दिया। इनके बीच में क्या है, अभी एयर है। लेट अस से ए प्लेट्स का जो एरिया है, इसको आप देखो तो ये ऐसा है, एक्चुअली इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इस तरीके से प्लेट्स का एरिया क्या है, ए, एरिया ऑफ प्लेट्स। ये क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ प्लेट्स हो गया, और डी हो गया इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सही है, और ये प्लेट्स को मैंने बहुत पास रखा हुआ है, यानी डी जो है उसका वैल्यू कंपेयर टू एरिया काफी कम है। डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन है। क्लियर है? तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ पे बना लूं मैं और करके। इसके प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा, और इस पे कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा। और सिग्मा यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या हो गया, क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर एक पे प्लस सिग्मा होता है प्लेट के ऊपर और एक पे माइनस सिग्मा होता है, तो हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो गया बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पहले देख लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, E इंटू डी हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिर डिफरेंस वो आ गया ना, उसको इनिशियल फाइनल की जगह फाइनल डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो E इंटू डी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा क्या है, Q बाय ए इंटू में एप्सिलॉन इंटू डी। हमें करना क्या है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे, कि सिस्टम को कितना चार्ज दिया और उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये देख लो, आपको आ जाएगा कैपेसिटेंस Q बाई V का रेशो। तो ये चीज आ गई ना, यहाँ पे देख रहे हो। देयरफॉर यहां से आप देख सकते हो, देयरफॉर Q बाई V क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और इसको हम क्या कहेंगे, C। यानी ये क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या ये बात समझ में आई? नोट कर लो इसको, बाकी कंसीडरेशन वो डेरिवेशन नोट्स में तुम्हें दे दूंगा, नोट करो फटाफट इसको।